जब आते हैं, हिस्ट्री पे आने से पहले ये पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी और इनका कुछ फर्क समझ लेना चाहिए। जिनके पास नहीं होती तो फिर वो एक प्रकार की टेंशन और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में घुमा करते कि मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं तो मैं अब आईएएस नहीं बन पाऊंगा। ये मिथ्या है, वो हम समझते हैं। एनसीईआरटी पुरानी और नई में एक तो पहले अंतर क्या होता है, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर जनरल नॉलेज टाइप फैक्ट, डेट्स, नेम्स, नंबर्स, इस पे ज्यादा फोकस है कि इस वाले राजा ने इस राजा पे आक्रमण कर दिया, इस प्रदेश को उसने हथिया लिया वगैरह वगैरह। नई वाली एनसीईआरटी आप पढ़े फ्रॉम द क्लास 6 टू क्लास 12 तो ये लगेगा कि किसी राजा ने किसी पे हमला कभी किया ही नहीं था, सभी राजा धर्म सहिष्णु थे और सभी आर्किटेक्चर वगैरह को प्रोत्साहित करते थे। ये जो पूरा सेफ्रोनाइजेशन वगैरह और उसके अंतर्गत ये जो सेक्युलर वगैरह चल रहा रहता। एनीवेज, ये जो एक ट्रेंड चल निकला कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्या हुआ दोस्तों कि ये न्यू एनसीईआरटी जब आए 2000 के मेरे ख्याल से मिड पोर्शन में, तो वहां के जो 3-4 साल के पेपर निकले वहां पे भी एग्जामिनर ने ये किया कि पुरानी एनसीईआरटी का जो चल रहा था उसने क्वेश्चन बैंक बनाया होगा, वहां से ही जीके टाइप के सवाल निकलते थे। तो स्वाभाविक है नई एनसीईआरटी में वो माल नहीं मिल रहा तो बच्चे क्या करेंगे, पुरानी वाली से पढ़ेंगे और उनमें से जो टॉपर बन गए तो क्या करेंगे कि पुरानी आप रिफर करते रहिए। आपके पास हो आप पढ़िए, बढ़िया है, नहीं हो तो टेंशन ना लीजिए, उसके मैं कारण बताता हूँ। एक तो है ज्योग्राफी, पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ऐसा लोग बोलते हैं। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 के अंदर एक नया टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसकी कोई अच्छी बुक वगैरह मटेरियल था नहीं, लोगों ने रेकमेंड किया कि आप ये ज्योग्राफी पढ़िए पुरानी एनसीईआरटी से। अब ये पुरानी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इस वाले कॉन्टिनेंट के अंदर ये अपने को निकल मिलता है, ये वो अच्छा दिया है। लेकिन जो पूरा इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर की जहां तक बात है कि स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों है, वो पूरा डेटा उसका काफी आउटडेटेड है। पहली तो समस्या ये कि ये पूरी बात करता है यूएसएसआर के रेफरेंस में। यूएसएसआर नाम की अब चीज नहीं है, अब तो ब्रेकअप होके रशिया एक तरफ है, दूसरे देश अलग तरफ है। सेकंड, यहाँ पे सारी बातें ये चलती है कि ब्रिटेन के अंदर अपना टेक्सटाइल बिजनेस यहाँ पे कंसंट्रेट था। पिछले 15 सालों के अंदर जो नए फैक्टर्स अपीयर होने लगे तो वो तो शिफ्ट होके कहीं और जा रहा है। उसी प्रकार जर्मन के अंदर ये रूहर वैली में ये वो, तो वो भी शिफ्ट होके कहीं और चल रहा है। तो मतलब काफी आउटडेटेड देता है, ज्यादा उसमें उसके सहारे आप ये सोचे कि नैया पार लग जाएगी तो मुश्किल है। जहां तक इकोनॉमी वाली बुक की बात है, बहुत एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, उस प्रकार के सवाल निकलते हैं तो उसे पूरा इग्नोर करिए आप। साइंस भी उसी प्रकार, साइंस में नई वाली एनसीईआरटी काफी बढ़िया है, आपको ग्राफ्स और चित्र वगैरह डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, देखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है हिस्ट्री कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए फॉर हिस्ट्री। इसके भी ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं कुछ। ये जो जनरल स्टडीज मैनुअल सब बनते हैं सभी पब्लिकेशन के, वो क्या करते हैं, पुरानी एनसीईआरटी से पूरा मैटर निकाला, फिर हिस्ट्री ऑप्शनल के जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक थे उन सबको निकाल के रेडी रिवीजन नोट के रूप में उन्होंने अपने जीएस सेक्शन के अंदर वो हिस्ट्री वाला सेक्शन बनाया होता है। आपके पास ये होगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो ओल्ड एनसीईआरटी का ही माल वापस रिपीट हो रहा है, आप इसे रिफर कर सकते हैं। तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड, उसकी क्लास 11 और 12 ये भी रिफर कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ से बढ़िया है, थोड़ा जीके पे कवरेज थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी सफिशिएंट है। आप पुराने पेपर सॉल्व करना चाहें पिछले 2-3 सालों के आराम से हो सकते हैं जो एमसीक्यू वगैरह निकलते हैं। नई एनसीईआरटी की जो बात है, हिस्ट्री पढ़नी है, हाँ पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हाँ इकोनॉमी भी क्लास 11-12 पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी भी। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ये फ्लिपकार्ट पे भी मिलती हैं, कुछ पब्लिकेशन वाले यही वापस रिसाइकल में की। आर.एस. शर्मा तो मतलब इंडिया से एंशिएंट पार्ट, मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो ये वाली बुक है। ओरिएंट ब्लैंक स्वान वालों ने सतीश चंद्रा मिडिवल, मतलब मध्यकालीन जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो माल इस बुक में है। पीपान चंद्रा में मॉडर्न वाला और अर्जुन देव में वर्ल्ड वाला। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये सारी बुक्स खरीदें, क्योंकि हर एक 150, 250, 300 की होगी तो पूरा 1200 का माल हो जाएगा। वही कंडेंस फॉर्म में आपको जनरल स्टडी मैनुअल वगैरह में से आप देख लीजिए, लाइब्रेरी में काम हो गया, तो इतना ज्यादा भी समय देने की आवश्यकता नहीं है। पिछली मुख्य परीक्षा में कुछ सवाल बहुत कठिन निकाले गए कल्चर पोर्शन से, तो फिर लोगों को ये लगता है कि पुराना देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी वो उतना डिटेल में नहीं कोई भी मान लिया गया कि आप उससे 150 या 200 वर्ड्स का जवाब बना सके। वो तो क्या है, मैं आपको बोल दूं अमिताभ बच्चन और फिर यूपीएससी बोले कि 1500 शब्दों में उसका बायोपिक लिखो, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैंने बोला और है ना, वो तो कि उसी प्रकार ओल्ड एनसीईआरटी में कहीं पे लिख दिया हो कि ये
गांधार का पूरा आर्ट आर्किटेक्चर वो ग्रीक और रोमन दोनों से प्रभावित है, और फिर उसका आपने रिसर्च करके नोट बनाया हो और फिर पूछा गया, तो फिर हम तो इस तुक्के से अगर आप करना चाहें कि एनसीईआरटी में जो भी लिखा है एक एक शब्द वो पवित्र है और उसकी मैं विकिपीडिया वगैरह से 150 शब्दों की नोट बनाऊंगा तो इतना बड़ा माल हो जाएगा, और फिर उसमें से आप याद कितना रखेंगे, रिप्रोड्यूस कितना करेंगे, तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम होने लगता है। एनीवेज, हिस्ट्री जो पढ़ना है हमने, एंशियंट, मिडिवल मध्यकालीन, फिर ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मॉडर्न इंडिया, आजादी के बाद का भारत, ये फॉर द मेंस एग्जाम पेपर 1, और वहां पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये वाले 2 पोर्शन आएंगे मेंस में। सबसे पहला जो फोकस आपका होना चाहिए, ये मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल वाला कंप्लीट कर लीजिए। आप में से जो सीनियर प्लेयर है थोड़ा पहले से करके रखा है तो वो इस समय का फायदा उठा के ये मेंस वाले पोर्शन एक बार पढ़ ले, नोट्स उसके बना ले। फ्रीडम स्ट्रगल पहले इसलिए करना चाहिए, ये स्टेडीली हमको अच्छा रिटर्न दे रहा है। 2013 की परीक्षा में 5 सवाल निकले, बहुत आसान थे, बस आपने ये स्पेक्ट्रम बुक का रट्टा मार लिया, काम हो गया। 2014 के अंदर भी सीसेट में पूछे गए 5 सवाल फ्रीडम स्ट्रगल से, ये भी काफी आसान थे, रट्टा मारो, काम हो गया। इस कारण से ये वाला पोर्शन काफी कॉस्ट बेनिफिट में बढ़िया है, जल्द से जल्द खत्म हो जाए अच्छा होगा। फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ना शुरू करें तो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन से, ऐसा नहीं कि मैं किताब खत्म कर रहा हूँ, आप टॉपिक खत्म करिए। 1857 के आगे पीछे क्या हुआ, फिर जो एक रिफॉर्मर्स, ये राजा राम मोहन रॉय, प्रार्थना सभा वगैरह, ये वाला पोर्शन, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, ये कांग्रेस वाला, गांधी का आगमन और उसके सामने फिर लोगों ने क्या किया और ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या रहा, इन सभी के इस फॉर्मेट में आप करिए तो फिर जो भी सवाल निकलेगा आप जवाब उसका बना सकते हैं। शुरू करें। पिछले 2 सालों से पहले ये ट्रेंड था कि 1857 के बाद का ही पूछते थे, लेकिन 2013 की जो मुख्य परीक्षा हुई उसमें 1857 के पहले का कुछ पूछा गया कि ये डेलहाउसी का क्या कंट्रीब्यूशन था वगैरह। तो इस कारण से 1857 के पहले भी जो गवर्नर जनरल थे यूरोपियंस का यहाँ पे आगमन हुआ, वो पूरा मैटर हमने पढ़ना है। ये स्पेक्ट्रम की बुक में नहीं दिया है, कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, ये अपनी क्लास 11 की तमिलनाडु बोर्ड उसका 11 स्टैंडर्ड की इस बुक में आपको मिल जाएगा कि यूरोपियन का आगमन, ये वाले गवर्नर जनरल वगैरह। जो हिस्ट्री हमने प्रिपेयर करना 1857 और उसके बाद का स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स आप गिनिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का है राजीव आहिर, और यही आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, भारत का इतिहास। तो गुजराती में अगर मुख्य परीक्षा लिखनी है हिंदी में तो ये वाला आइडियल रहेगा। यहाँ पे जो करना है टॉपिक लिस्ट, अब ये तो आप क्योंकि पहले भी एंट्रेंस में प्रिपेयर कर चुके होंगे तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप घर पे देख लीजिएगा और इस हिसाब से वो सिलेबस अपने गति से फिनिश करते हैं कि 1857 तो क्यों हुआ, रिफॉर्मर्स आए, और रिफॉर्मर्स में भी एजुकेशन कमीशन, ये हंटर सैडलर वगैरह क्या बोल के गए वो सब। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाला जो मुद्दा है, कांग्रेस तो उसके कौन से सेशन, वो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, कहाँ पे जवाहर नेहरू, मेन आउटकम क्या रहे उसके। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट पे ये सूरत स्प्लिट बना। होम रूल तो उसके अंदर एनी बेसेंट कौन से न्यूज़पेपर वगैरह चलती थी, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या था, तिलक का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या था, स्वराज पार्टी बनी, नेहरू रिपोर्ट वगैरह वगैरह। फिर ये तो जो चल रहे थे, कांग्रेस का पूरा मुद्दा क्या कि अहिंसा से हमने आजादी लेनी है। उसके सामने कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे कि हम अहिंसा नहीं, कुछ लड़के आजादी लेनी है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो उसके मेन लीडर कौन थे, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, कौन से न्यूज़पेपर वगैरह में पीरियोडिकल पब्लिश करते थे। 2013 में वो गदर के 100 ईयर्स खत्म हुए तो वो काफी हवा में आ गया, उसका उतना रेलेवेंस रहा नहीं। कौन के लीडर के सामने कौन सा कंस्पायरेसी केस एमसीक्यू में कुछ पूछते हैं। आईएनए ट्रायल्स आजाद हिंद फौज के, और ये थोड़ा और महत्वपूर्ण बन जाता है, क्यों, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड कुछ मैटर जो फाइल है पीएमओ के पास, आरटीआई में मांगी गई, वो सरकार ने देने से मना कर दिया, तो फिर वो थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। आरआईएन म्यूनिटी, ये रॉयल इंडियन नेवी वालों ने कुछ म्यूटिनी की थी, लेकिन ये 2014 में पूछ लिया तो अब वापस रिपीट होने का कोई ज्यादा चांस है नहीं, तो इसे भी आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। उस प्रकार से ये पिलर खत्म किया। गांधी को आप क्या कहेंगे, पहले तो ये था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में अपने सिलेबस में था ही नहीं, तो मतलब गांधी जी ने भारत में आके क्या किया वही हमने प्रिपेयर करना था। लेकिन अब GS1 के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, तो मतलब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया वो भी प्रिपेयर करना है। तो पूरा रिवीजन नोट मैंने एक बना के रख दिया अपने हिस्ट्री सेक्शन में, आप वो देख लीजिएगा। गांधी भारत में आते तो चंपारण में क्या किया, अहमदाबाद में और खेड़ा में, और उनके साथ कौन कौन से लीडर थे, ये सत्याग्रह के कारण क्या थे, आउटकम क्या आए। फिर हर एक मूवमेंट में गांधी का क्या अपना कंट्रीब्यूशन था।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट और पार्टीशन। तो इन सब में उन्होंने क्या किया, उसके आउटकम और वहां पे दूसरे लीडर्स ने उस पर क्या कमेंट वगैरह दिया। फिर गांधी के अन्य लोगों के साथ संबंध या कुछ रिलेशन, फॉर एग्जांपल गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और आम्बेडकर के बीच, गांधी और बोस के बीच, ये थोड़े मैटर्स आप देख लीजिए। इतना जब हो जाए तो गांधी रिलेटेड कोई भी ऐसे वगैरह पूछा जाए, आराम से हैंडल किया जा सकता है। अन्य भी काफी सारे फ्रीडम फाइटर है, लेकिन आप हर एक को करना चाहेंगे तो 150 to 200 इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। क्या करना चाहिए जिसके 100 साल या 125 साल खत्म हो रहे हो, या फिर कोई किसी हिंदू में कंट्रोवर्सी वगैरह में हो, फॉर एग्जांपल ये नेताजी की फाइल्स रिलीज करना है, तो उतने सिलेक्टेड ही आप प्रिपेयर करिए। सारे करने जाएंगे तो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा। गांधी खत्म हो, अब ब्रिटिश रिस्पॉन्स कि ये सब तो हमने किया, तो सामने एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो ब्रिटिश ने भी कुछ किया होगा। कुछ केस में उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, रिफॉर्म्स लिए, फॉर एग्जांपल मोले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टे क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स, ये जो एक्ट बनाए गए 1909, 1935 और 47। अब आप वापस लक्ष्मीकांत खोल के ये पूरा मैटर देख लीजिए, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन वाला, और बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या एब्सॉर्ब किया है। कुछ एंटी रिफॉर्म्स भी है, फॉर एग्जांपल रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, साइमन, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कम्युनल अवार्ड वगैरह जो दिए गए। फिर पार्टीशन का पूरा मुद्दा, इसमें आप क्या करिए, एक टेबल बनाइए, ऊपर कॉलम रहेंगे लिनलिथ गो, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और माउंट बैटम, ऊपर के पिलर्स, ओके। और फिर रो फर्स्ट बनाइए कि इन लोगों ने क्या प्रपोज किया था। सेकंड रो में लिखिए कि कांग्रेस और गांधी ने इसके बारे में क्या पॉजिटिव में गए या नेगेटिव में उन्होंने अगेंस्ट में गए, और नीचे की मुस्लिम लीग वालों ने क्या किया। इस प्रकार का एक टेबल आप बना लीजिए, फिर एमसीक्यू में जो पूछना हो या मुख्य परीक्षा में जो भी आ जाए, बात खत्म। तो आप इसने भी स्पेक्ट्रम वगैरह किताबों में भी, लेकिन क्या है पैराग्राफ में दिया गया तो मिक्सअप हो जाता है कि लिनलिथ को ये बोल के गया था, वेवेल ये नहीं। एक बार टेबल आप बना दो, इतना अगर आप काम कर ले तो ज्यादातर तो मैटर क्लियर हो जाता है। फिर भी अगर समय बचे तो क्या करना चाहिए, जनरल स्टडीज मैनुअल केवल टाटा मैग्रो हिल नहीं, सभी वाले लाइब्रेरी में जो मिल जाए उसके आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। और इन सभी मैनुअल में टाइमलाइन का टेबल अच्छी तरह से दिया होता है, तो आप वो भी देख लीजिए। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड था कि बिपिन चंद्रा की ये किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये पढ़ के जाना पड़ता था एमसीक्यू के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। लेकिन अब जो ट्रेंड बन रहा है तो हार्डकोर की ये करना ही करना है, वो अब थोड़ा इसका डिक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय मिलता रहे आप इसको पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छे मुद्दे हैं जो आपको ऐसे में भी कोट करने को काम आए। टू रिफाइन द ऐसे पॉइंट्स, ये वाला आप समय मिले तब करिए। जनरल स्टडीज मैनुअल के सवाल क्यों हल करने चाहिए, कारण मैं बताता हूँ। सीएपीएफ 2014 में एक सवाल पूछा गया कि दीनबंधु मित्रा का एक प्ले था नील दर्पण, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया। अब देखिए कि ये तो सभी लोग रट्टा मार के जाते हैं कि नील दर्पण मतलब दीनबंधु मित्रा, तो ये तो यूपीएससी को भी पता है। तो उसने क्या किया, एक स्टेप आगे कि उसे इंग्लिश में किसने कराया था। रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, द्वारकानाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्ता और है रविंद्रनाथ टैगोर। ये सवाल आप देखें तो पियर्सन का जो जीएस मैनुअल है वहां पे ये पूरा सवाल इसी प्रकार से दिया गया है, ऑप्शन भी इस प्रकार से। हर एक साल नहीं तो एक दो सवाल ऐसे निकलते हैं जो किसी ना किसी जीएस मैनुअल से होते हैं अपना हिस्ट्री पोर्शन में। देयरफॉर लाइब्रेरी से यूज करके आप मैक्सिमम सॉल्व करिए, कहीं कुछ आपको काम में आ जाए। अदरवाइज ये स्पेक्ट्रम वगैरह मेरे ख्याल से ये नहीं दिया है कि माइकल मधुसूदन दत्ता उस आदमी का नाम था। हिंदू भी पढ़ते रहना चाहिए। इसी सीएपीएफ का एक सवाल देखें, पिछले साल की थी 1857 की जो म्यूटिनी हुई उसके अंदर जो कुछ क्रांतिकारी थे वो कौन सी बैरक के थे जिनका अभी अंतिम क्रिया उनके मतलब हड्डियों को विसर्जित किया गया मार्च 2014 में, वो आपको पूछा गया। और फिर आंसर बताया गया कि ये वाले थे। उसका जवाब था कि अंजला की अंदर ये 26 रेजिमेंट वाले जो क्रांतिकारी थे उनका कुछ किया गया। अब ये किसी किताब में दिया ही नहीं है, ये पूरा मैटर निकाला गया हिंदू 3 मार्च 2014 के अंदर से। इस कारण से हिंदू को भी पढ़ते रहना चाहिए ताकि इस प्रकार के कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे। जब अपना मॉडर्न खत्म हो जाए फिर आप बढ़ेंगे एंशिएंट की तरफ। एंशिएंट में क्या करना है, पुरानी एनसीईआरटी है आपके पास तो वो पढ़िए, नहीं है तो क्या करेंगे, तमिलनाडु की क्लास 11 की हिस्ट्री यहां से आप प्रिपेयर करिए। क्लास 12 के अंदर उसने बात करी है फ्रीडम स्ट्रगल और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वो आप समझ मिले, वरना वो इतना डिटेल में भी नहीं है। उससे बेहतर होगा कि आप स्पेक्ट्रम का राजीव आहिर पढ़ लें। हिस्ट्री कल्चर में क्या करना चाहिए, कल्चर वाले पोर्शन में एंशिएंट एंड कल्चर में तमिलनाडु क्लास 11 या तो फिर ओल्ड एनसीईआरटी जो आपको मिल जाए। नई एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, एक आध दो सवाल मिलते हैं।
ल्यूसेंट जीके भी देखना चाहिए। इसके अंदर रेडी रिवीजन टेबल दिया कि ये वाली बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हुई, ये उसके आउटकम्स थे, इस राजा ने सुपरवाइज किया वगैरह। जनरल स्टडीज मैनुअल देखना चाहिए, वो एमसीक्यू मिल जाते हैं कुछ। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज, उसका कल्चर का मैटर साइट पे भी है, यहाँ पे डीवीडी में भी दिया है। इससे आगे एक स्टेप बढ़ के ccrtindia.gov.in ऐसी एक सरकारी साइट है जहाँ पे सारी आर्ट्स और फोक डांस वगैरह का पूरा मैटर दिया गया है। और इंडिया 2015 जब आ जाए तो उसका चैप्टर नंबर 2 नेशनल सिंबल्स एंड कॉल वगैरह, पिछले साल की परीक्षा में भी वहां से सवाल निकला था, तो एक बार देख लेना चाहिए। फोकस क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप घर पे देख लीजिएगा। हड़प्पा में से ये करना है, वैदिक एज में ये करना है। बुद्धिज्म जैनिज्म पहले 3-4 साल जरा कुछ ज्यादा ही फोकस में थे, लास्ट वाले सी सेट में उतना वो दिखा नहीं, 1-2 सवाल ही मेरे ख्याल से आए। फिर भी पैरेलल प्रिपेयर करना है यहाँ पे कि बुद्धिस्ट और जैन सामने आप टेबल बना दीजिए कि इनके ये पिलर्स है, ये डॉक्ट्रिन है, यहाँ पे ये मतलब हीनयान, महायान, दिगंबर, श्वेतंबर, इनकी क्या आइडियोलॉजी है, इनको कौन वाले किंग राज्याश्रय देते थे, फाहिन, ह्यूएनसंग, ये सब आए तो कौन से सेक्ट के बारे में उन्होंने कुछ चर्चा की है। इनकी काउंसिल जब आई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, तो वहां पे उनके कौन संत सबसे पहले थे और किस राजा के समय में ये सब हुआ और क्या आउटकम आए वगैरह। आर्किटेक्चर वाला पोर्शन की यहाँ पे स्टेट में ये मंदिर है, ये अपने बुद्धिस्ट केव हैं, उनके ये फीचर हैं वगैरह। फिर जो कौन से राजा वगैरह करना है मैंने लिस्ट बना दिया है, आप देख लीजिएगा, मैं ये पढ़ूंगा नहीं, आगे चलते हैं। साउथ इंडिया के अंदर जो भी बात करनी है, संगम लिटरेचर, और फिर ये चोल चेरा पांड्या के अंदर ये टॉपिक जरा ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजेंद्र चोला उसके कोरोनेशन के मतलब वो जब राजा बने उसके 1000 साल खत्म हुए हैं और नेवी वालों ने भी उसको सेलिब्रेट किया था वगैरह। तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन था आर्किटेक्चर, रिलीजियस में वो क्या किन्हें पेट्रोनेज देता था वगैरह। वैसे मैंने साइड पे वो रिवीजन नोट बना दिया है, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से कुछ एंशिएंट खत्म करेंगे। उसके बाद आएगा मिडिवल। अब मिडिवल के अंदर वैसे बहुत लंबा हो जाता है, ये वाला राजा उसने इसे हरा है, ये वो, केवल फोकस करना है रिलीजन और कल्चर पे क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत खराब है। 2013 की परीक्षा में आप देखिए मिडिवल से हार्डली 2 सवाल निकले और 2014 में भी कुछ यही ट्रेंड था। जो फोकस फिर भी कर लेना चाहिए कि तो सूफी, भक्ति मूवमेंट एंड सिख, तो इनके मेन जो अपने गुरु क्या थे, इनकी फिलोसॉफी क्या थी, कौन से किंग इनको पेट्रोनेज करते थे। नॉर्थ इंडिया के जो भी किंग थे तो उनके एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और फिर जो लिटरेचर, कल्चर, आर्किटेक्चर वगैरह माल चलता है, और वही साउथ इंडिया में। इसके बाद से तो फिर यूरोपियन का आगमन शुरू हो जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं 1857 वगैरह। कई टॉपर से मैंने पूछा तो वो ये भी बोलते हैं कि मैंने मिडिवल प्रिपेयर ही नहीं किया। प्रिपेयर क्यों नहीं किया उसका भी कारण देख लेते हैं। 2013 की सीसेट में एक सवाल पूछा गया कि यहाँ पे कुछ संतों का नाम लिखा है, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, और सवाल यह है कि जब लोधी डायनेस्टी का फॉल हुआ, वो उनका पतन हुआ और बाबर जब राजा बन गए, उस वक्त इनमें से कौन संत प्रेजेंट थे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उसका जवाब बनता है बिखेर। अब आप सोचिए इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाबर राजा कब बने, और फिर इन तीनों संत की आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि हाँ तो फिर वो इस समय पे वो भी थे। तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत ही बकवास है। मतलब आप थोड़ा प्रिपेयर करके गए उसका कोई मतलब, उससे तो अच्छा है कि प्रिपेयर नहीं करो और कुछ और करो, है ना। तो कई सारे टॉपर्स मिडिवल को इग्नोर ही कर लेते हैं। 2014 में भी यही रामायण थी कि मिडिवल इंडिया के अंदर 2 ऑफिसर थे, महातारा और पत्ता किला। तो ये ऑफिसर क्या करते थे? मिलिट्री ऑफिसर थे, विलेज हेडमैन थे, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल या फिर क्राफ्ट चीफ के। इसका जवाब है विलेज हेडमैन। ये किसी एनसीईआरटी वगैरह में कहीं लिखा नहीं। आप गूगल बुक्स पे जाके सर्च करें तो कोई हिस्ट्री के प्रोफेसर ने कुछ किताब लिखी, वहां से उठा के ये। अगेन कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी बैड, इसलिए कई लोग तो छोड़ भी देते हैं। डिपेंड करता है जैकी चैन को आप याद करके कि मुझे करना है नहीं करना है। कल्चर, हाँ ये कल्चर के अंदर जो कोर मटेरियल है जो भी, एक तो NIUS है, ccrtindia.gov.in, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि स्टेट के अंदर ये फोक डांसेस है, ये अपना आर्किटेक्चर कुछ वगैरह। CCRT की साइट से देख ले तो भी बढ़िया है, वरना कुछ सालों पहले में एक राइट टू विन कंपटीशन चला था तब, तो कुछ रीडर्स ने इस पूरी साइट की समरी बना के 50 पन्नों का नोट कंट्रीब्यूट किया था, और वही वाला माल मैंने भी साइट पे रखा हुआ है। आंसर की वाले पोर्शन में सीसेट 2014 हिस्ट्री कल्चर की आंसर की, उसके अंत में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। द हिंदू भी फॉलो करते रहना चाहिए, ये जो हमने देखा अभी सीसेट का सवाल। उसके आगे
ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कई बार रिस्टोरेशन करते हैं और यहाँ पे किया तो वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कई बार यूनेस्को वालों भी परेशान कर जाते हैं कि इस सिटी को या इसको हेरिटेज स्टेटस दे दिया। स्टेटस दे दे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हिंदू वाले उस पर फिर आर्टिकल बना दे तो फिर हमने प्रिपेयर करना पड़ता है। स्पेक्ट्रम की भी एक कल्चर की भी किताब चलती थी, लेकिन अब मतलब उसका भी एक जमाना था, लेकिन आप ये कुछ नए साल के सवाल देखे तो यहाँ पे आप इतना कर लेंगे, NIOS कर लिया, CCRT इंडिया और हिंदू थोड़ा देख लिया वगैरह तो हो जाए। और कुछ तो फिर ऐसे होते हैं ये दादू दयाल टाइप के सवाल की वो सॉल्व कर ही नहीं सकते हम लोग, है ना, तो फिर ये कल्चर वगैरह मतलब नहीं है उसका। दूसरी बात, आप जब भी कल्चर करें पावर पॉइंट या वर्ड के अंदर आप जाके गूगल में पहले तो वो टाइप कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट केव्स या कुछ भी आर्किटेक्चर, तो इमेज वहां से लेके आप वर्ड या पावर पॉइंट में इसे पेस्ट कर लीजिए और जो भी उसके फीचर लिखे हैं उसका टेक्स्ट लेबल बना के आप, फॉर एग्जाम्पल ये है काला और कान्हेरी के अंदर जो केव्स है इनकी, तो लिखा गया है कि ये आगे उनके एक लायन पिलर रहता है, इनका ये जो पूरा चैत्य गृह है वो सबसे बड़ा है और ये जो स्तूप है वो सिलिंड्रिकल ड्रम शेप है, राइट। अब सारी ये बुक्स के अंदर क्या होगा, पैराग्राफ में लिख लिया और तो फिर याद कैसे रहेगा अगर ऐसी कोई इमेज होगी और आप देखेंगे हाँ ये यहाँ पे है ये ऐसा, देन इट विल गो इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मतलब जब भी आप पढ़े कुछ इस प्रकार से अपना अलग से बनाते रहिएगा। हिस्ट्री की जो बात कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल पहले करेंगे, फिर एंशिएंट मीडियल में केवल कल्चर पोर्शन, ये इन दोनों की भी बात कर ले, पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए, वैसे किताब में दो जो बड़ी है, एक तो बिपिन चंद्रा की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और उसके सामने वो इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा, वो एक तो बहुत बड़ी है और उसके अंदर से आप निचोड़ के परीक्षा में कोट किए जाए ऐसे मुद्दे निकाल लेंगे तो खास है नहीं, तो कॉस्ट बेनिफिट इज क्वाइट लो। बिपिन चंद्रा ये भी काफी बड़ी है लेकिन सिलेक्टेड ही फोकस करना है, फॉर एग्जांपल ये वुमेन रिलेटेड कुछ मिल जाए या कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, इमरजेंसी के आगे पीछे कुछ और इंडिया पाकिस्तान वॉर्स वगैरह, सिलेक्टेड ही देख लेना है। और इसके अंदर भी ये जो आशीष अग्रवाल ने अपनी नोट दी थी इसकी समरी बना के ही दी थी, तो वो आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या करें, वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना बेस मटेरियल रहेगा पुरानी एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी, साइड पे वो मैंने रखी, लेकिन उतना भी सफिशिएंट नहीं होगा 150 या 200 शब्दों के अंदर जो अपने को आंसर लिखना है। एडिशनल आप कर सकते हैं, एक तो जैन एंड माथुर, लेकिन ये काफी बड़ी बुक है, सिलेक्टेड अगर आप कर सके तो, अदरवाइज नॉर्मन लुए बढ़िया रहेगी। लेकिन नॉर्मल लुए की लिमिटेशन भी है, ये जो पूरी बात करता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेरे ख्याल से खत्म हो जाए उसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी वहां से शुरू होती है, लेकिन उसके पहले के भी सवाल आपको पूछ सकते हैं कि ये कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलाइजेशन और साउथ अफ्रीका का कैसे कॉलोनाइजेशन हुआ है, एशिया वगैरह, तो वो माल आप बैकग्राउंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह कहाँ से करेंगे, पुरानी एनसीईआरटी से, और आगे का जो माल है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर और पोस्ट कंसोलिडेशन वगैरह वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये आपने करते रहना है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि मेरा फ्रीडम स्ट्रगल और कल्चर वाला मुद्दा खत्म हो जाए। हर एक का अपना पेस होता है, आइडियल होगा जितना जल्दी हो सके मार्च के एंड में या फिर अप्रैल तक खत्म हो जाए, बढ़िया होगा, ताकि कि आप जब भी मॉक टेस्ट दे तो आपका स्कोर उसमें अच्छा है और मोटिवेट आप और होते रहे कि हाँ मुझे और अच्छा करना है, वरना फिर एकदम जीरो में आ जाएगा तो तकलीफ है।